पिछले भाग में आपने देखा कि रेवती साक्षी को मांस खाने से इनकार कर देती है, लेकिन उसके बाद आधी रात को उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रेवती साक्षी के कमरे में जाकर देखती है तो सामने का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। साक्षी अपनी पालतू बिल्ली का मांस खा रही थी, जिसे देखकर रेवती डर कर वहां से भाग आती है और अपनी सास को जगाती है। अब आगे सुनीता रेवती का अजीबोगरीब व्यवहार देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसका डर दूर करने के लिए साक्षी के कमरे में देखने के लिए आती है। जैसे ही सुनीता कमरे का दरवाजा खोलती है, हैरत से उसकी आंखें फटी रह जाती है। रेवती, इधर आओ जरा। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊंगी। अब देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मत जाइए वहाँ। अब आप चलिए यहाँ से, मैं अंदर नहीं आने वाली। मैंने कहा ना अंदर आ। देख, अपनी आंखों से देख। सुनीता रेवती का हाथ पकड़कर उसे साक्षी के कमरे के अंदर खींच लेती है। अंदर का नजारा देखकर तो रेवती भी हैरान रह गई थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और साक्षी मासूमियत से अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके सो रही थी। कमरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसा रेवती ने बताया था। बहू, क्या है ये सब? यहाँ पर कोई भूतिया उपन्यास की कहानी चल रही है क्या? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा और आकर पूरा घर सर पर उठा लिया। साक्षी तो बड़े आराम से सो रही है और यहाँ कमरे में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जैसा तुमने कहा था। जान निकाल कर रखती तुमने मेरी। मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक नहीं हो। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और सुबह भी तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह मैं नौकरों से कहकर काम करवा लूंगी। तुम अपने कमरे में आराम करना। साक्षी को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। आज वो मेरे कमरे में ही सोएगी। मैं ध्यान रखूंगी उसका। नहीं माँ जी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आप बस राज को फोन करिए, उन्हें जल्दी से जल्दी घर बुलाइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी तू शांत हो जा और आराम कर। मैं फोन करती हूँ राज और विराज को। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। ऐसे घबराने से तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। भरोसा रख, मैं हूँ तेरे साथ। कुछ गलत नहीं है यहाँ। सास के समझाने पर रेवती अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता भी साक्षी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लाकर अपने बिस्तर पर ही उसे सुला लेती है। साक्षी को सुलाने के बाद सुनीता कमरे की लाइट बंद कर देती है और खुद भी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाती है। जैसे ही कमरे में सन्नाटा होता है, अचानक से बिस्तर पर सोई साक्षी की आंखें खुल जाती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देने लगती है। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे और रेवती के लिए ये 2 घंटे बिताना जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह के 5 बज गए थे और सुनीता अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी रेवती भी अपने कमरे में आकर हॉल में बैठ जाती है। तो इतना जल्दी क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना तुम सुबह में आराम करना। साक्षी का स्कूल वगैरह मैं देख लूंगी। माँ जी, आप सोने की बात कर रही हैं। मुझे पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो मंजर मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा। बस अब मुझे राज के आने का इंतजार है। वही इस समस्या का कुछ समाधान निकालेंगे। मेरा तो दिमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। सुनीता और रेवती बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें साक्षी के कमरे से जोर जोर से हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई देने लगती है। साक्षी तो आपके कमरे में सोई थी ना, है ना माँ जी? फिर ये उसके कमरे से किसके हंसने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोग साथ में हंस रहे हों। वही मैं भी सोच रही हूँ बहू। साक्षी तो 7 बजे से पहले उठती ही नहीं है। ये कब उठी और अपने कमरे में जाकर खेलने भी लगी? मैंने तो उसे उसके कमरे की तरफ जाते हुए नहीं देखा। तू कहे तो मैं देख कर आऊं? नहीं माँ जी, मैंने कहा था ना उस कमरे में कुछ है। आप प्लीज मत जाइए। मुझे तो पूरा यकीन है रात में भी जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, ना मेरे मन का वहम था। मैं पागल नहीं हूँ। रेवती बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सुनीता की भी डर से हालत खराब थी और साक्षी के कमरे से लगातार हंसने बोलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। दोनों घबराई हुई सीधी कमरे की ओर देख रही थी कि तभी रेवती को अपने कंधे पर एक गर्म सा हाथ महसूस होता है। रेवती मुड़कर देखती है
तो उसे अपने पीछे साक्षी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रेवती की चीख निकल जाती है। क्या बात है मम्मा, आप मुझे देखकर चीखी क्यों? तुम यहाँ कब और कैसे आई? दादी के कमरे से आई तो देखा आप दादी के साथ कुछ बात कर रहे हो, इसीलिए मैं भी आपके पास ही आ गई। लेकिन आप डर क्यों गई मम्मा? ये आवाज सुन रही हो तुम? अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारे कमरे से आवाज कैसे आ रही है? अभी बताती हूँ, चलो मेरे साथ, खुद देख लो। साक्षी अपनी माँ और दादी को लेकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अंदर बेड पर साक्षी की गुड़िया पड़ी हुई है और वही लगातार हंसी की आवाज अपने माइक से बजा रही थी। मम्मा मेरी डॉल है ना, ये उसका कमाल है। इसमें कोई भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और जब चाहे सुन सकते हैं। डॉल को बिस्तर पर पड़ा देखकर रेवती और सुनीता की जान में जान आ जाती है। देख लिया बहू, तिल का ताड़ कैसे बनता है। क्या बात थी और हम क्या समझ रहे थे। एमिली एक बात बताओ, मैंने तो बस एक ही हंसी की आवाज रिकॉर्ड की थी, फिर ये दूसरी आवाज किसकी थी? हाँ समझ आया, तुझे मेरी मम्मा को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। साक्षी की बात सुनकर डॉल एक बार फिर से साक्षी को देखकर मुस्कुराने लगती है। साक्षी बेटा, आओ अब स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। दादी की आवाज सुनकर साक्षी स्कूल के लिए रेडी होने लगती है और कुछ देर बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। रेवती जाकर साक्षी का कमरा समेटने लगती है। तभी उसे डॉल एमिली के अंदर से एक बार फिर बेटी साक्षी की आवाज सुनाई देती है। थैंक यू मम्मा, आप डर गए थे ना? लगता है फिर से साक्षी ने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया होगा। डॉल की आवाज को इग्नोर करके रेवती साक्षी का कमरा समेटना शुरू करती है। तभी उसे डॉल की बैटरी बेड के पीछे पड़ी हुई दिखाई देती है। ये नहीं हो सकता, इसकी बैटरी तो यहाँ पड़ी हुई है, फिर ये आवाज कैसे आ रही है? रेवती कांपते हाथों से डॉल को उठाती है और पलटकर देखती है। डॉल के अंदर से बैटरी गायब थी। रेवती के हाथों से डॉल छोड़कर वहीं गिर जाती है और रेवती कमरे से भागने लगती है। तभी रेवती के कानों में एक बार फिर डॉल की आवाज गूंजती है। डर लग रहा है ना? रेवती भागते हुए बाहर हॉल तक आती है। तभी उसे अपने सामने पति राज खड़ा हुआ नजर आता है। रेवती, क्या हुआ? ऐसे क्यों दौड़ रही हो? क्या है वहाँ? राज, राज वो साक्षी के कमरे में वो गुड़िया, वो बिना बैटरी के बोल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक से बताओ क्या हुआ है? पति की बात सुनकर रेवती कल रात से लेकर अभी तक घटी सभी घटनाएं पति को बताती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रेवती, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम मुझे देखने दो, ऐसे कैसे बिना बैटरी के डॉल बातें कर रही है? राज कमरे में जाता है और डॉल को उठाकर देखता है तो वाकई उसके अंदर से बैटरी गायब नजर आती है। ये देखो रेवती, तुम्हारी बात सही है, इसके अंदर बैटरी नहीं है, लेकिन ये चार्जेबल है। साक्षी ने इसे चार्ज कर रखा है, इसलिए बिना बैटरी के भी उसमें आवाजें सुनाई दे रही है। एक बात बताओ, तुम कब से इतनी अंधविश्वासी हो गई? कोई गुड़िया बिना बैटरी के बोल सकती है, ऐसा ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? अरे थोड़ा टीवी कम करो, दिमाग पर असर हो रहा है तुम्हारे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। रेवती के सारे दावे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे थे, लेकिन जाने क्यों रेवती का मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सब एक संयोग या उसकी गलतफहमी थी। दोपहर के 2 बज गए थे और साक्षी खाना खाने के बाद गार्डन में खेलने के लिए निकल गई थी। रेवती इन सब घटनाओं के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिलहाल वो साक्षी के कामों से खुद को अलग रख रही थी। साक्षी के साथ उसकी दादी भी पार्क में ही थी। सुनीता एक बेंच पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी और साक्षी आराम से झूलों पर झूल रही थी। अचानक सुनीता को बच्चे की चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो घबराते हुए बच्चे की ओर दौड़ पड़ती है। जमीन में साक्षी की सहेली दिव्या पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून का फवारा छूट पड़ा था, जिसे देखकर पास में खड़े बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, क्या हो गया इसको? अरे कोई है, कोई मदद करो, कोई है।
जहां एक तरफ पार्क के सभी बच्चे दिव्या को देखकर चीख चिल्ला रहे थे, वहीं साक्षी उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी, साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? तुम उसे देखकर हंस क्यों रही हो? देख नहीं रही हो कितनी चोट लगी है उसे? अरे गौरव बेटा, क्या हुआ है इसे? ऐसे कैसे अचानक से दिव्या को इतनी चोट लग गई? गौरव सुनीता को कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में बताने लगता है। ए साक्षी, तू कब से इस स्विंग पर झूल रही है? अब मुझे झूलने देना। तुम लोग उधर जाकर खेलो, इधर मैं और एमिली खेल रहे हैं ना। अरे हम इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं और तूने यहाँ अपनी फालतू सी डॉल को कब से झूले पर बैठा रखा है। हटा इसको यहाँ से, अब मुझे झूलना है। दिव्या, हाथ मत लगाना मेरी एमिली को। मैंने बोला ना, यहाँ हम दोनों खेल रहे हैं, तुम लोग उधर जाकर खेलो। साक्षी के झूला खाली करने से इनकार देने पर दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो साक्षी की डॉल को उठाकर जमीन पर पटक देती है और खुद जाकर झूले पर झूलने लगती है। ये देखो, वो पड़ी तुम्हारी एमिली जमीन में। जाओ चेक कर लो, कहीं हाथ पैर टूट गया हो उसका। मेरी डॉल को झूले से उतारकर तूने अच्छा नहीं किया। अपनी डॉल को उठाकर साक्षी वहीं खड़ी होकर दिव्या को घूरने लगती है। तभी अचानक से झूला जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके कारण दिव्या बहुत डर जाती है। झूले की स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे बहुत डर गए थे। लेकिन साक्षी दिव्या को डर से रोते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तेजी से हिलते हुए झूले पर दिव्या ज्यादा देर तक संभल नहीं पाती और वहां से नीचे गिर जाती है। जैसे ही दिव्या जमीन पर गिरती है, उसके सर से खून निकलकर चारों ओर बिखरना शुरू होता है। उसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, बार बार ऐसी हरकतें कर रही है कि ना चाहते हुए भी दिमाग अनहोनी बातें सोचने पर मजबूर हो रहा है। इधर सुनीता अपनी पोती साक्षी की हालत के लिए चिंतित थी और वहां दूसरी ओर दिव्या को लेकर लोग अस्पताल की ओर दौड़ चुके थे। दिव्या के साथ हुए हादसे के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए थे। रेवती, तुझे पता है आज पार्क में क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तू सोच रही थी कहीं वो सही तो नहीं था। क्या बात है माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? बताइए ना क्या हुआ। इससे पहले कि सुनीता रेवती से कुछ कह पाती, सुनीता का फोन बजने लगता है। जी शालिनी जी, जी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। सुनीता फोन रखकर दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाती है। माँ जी कुछ तो कहिए, क्या हुआ है? रेवती, वो दिव्या नहीं रही। क्या क्या बोल रही हैं आप? सुबह ही साक्षी के साथ स्कूल गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनीता रोते हुए रेवती को पार्क में हुई सारी घटना बताने लगती है। माँ जी, ये दूसरी बार है जब साक्षी को ऐसे मौके पर हंसते हुए पाया गया है। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। रेवती और सुनीता दिव्या की मौत के सदमे और साक्षी के अजीब बर्ताव से बहुत सदमे में थी। सुनीता अपने बेटे को फोन करके बुलाती है। क्या हो गया माँ? आप दोनों ये छोटी छोटी चीजें भी हैंडल नहीं कर सकते हैं? ऐसे रोज रोज काम छोड़कर मैं घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। बताइए अब क्या आफत आ गई है? बेटा, बात उतनी छोटी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आज साक्षी खेलने के लिए पार्क में गई थी। वहाँ इसका एक बच्चे के साथ झगड़ा हुआ और कुछ ही देर में उस बच्ची का झूला जोर जोर से हिलने लगा, जिस पर से गिरकर उसकी मौत हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस बच्ची को खून में लथपथ देखकर जहाँ बाकी बच्चे रो रहे थे, साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। अभी भी तुझे